का जो बेसिक मकसद है पढ़ाने का वो कैलकुलेटर पढ़ाना नहीं है। असल में ये है कि GUI इंटरफेस किस तरीके बनता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हम बात करेंगे, इवेंट हैंडलिंग की हम उसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, कोडिंग जो है वो किस तरीके से जावा के अंदर और फिर एंड्रॉयड के अंदर हम लोग उसको लेके चल रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, जो कुछ बेसिक नो हाउ हम उसके अंदर जो है ना वो डेवलप करते हैं। तो इसके अंदर आप एंड्रॉयड की SDK ये आपको जस्ट कॉपी करनी है इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी वीडियो बन रही है और इसके साथ साथ इसकी ऑडियो भी जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ आपको इतना ऐसा नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड की SDK ओल्ड वर्जन जो है ये आपको कॉपी करना है। 2 SDK हैं, ये आगे चल के एक और SDK ये भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ये न्यू वर्जन की, इसके अंदर 4.4 जो लेटेस्ट वर्जन है वो इसके अंदर मौजूद है। इसमें 4 जो है वर्जन है उसको कंसिडर कर रहे हैं। इक्लिप्स 2 और इक्लिप्स ये 2 डिफरेंट इक्लिप्स हैं जिनके ऊपर हम वर्क करेंगे, तो नए और पुराने का इसमें डिफरेंस है। तो इक्लिप्स भी आप लोग कॉपी कर लेंगे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी एंड्रॉयड डाटा के अंदर। एंड्रॉयड SDK ओल्ड भी ये जिप फॉर्म आप कॉपी करेंगे, जल्दी कॉपी हो जाएगा। इक्लिप्स ये भी आपको कॉपी करना है। JDK ये वाहिद वो चीज़ है जो कि आपको इंस्टॉल करनी है, यानी इसको इंस्टॉल करना है और इन दोनों को आपको जो है ना वो कॉपी करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर ये है कि आप इक्लिप्स को C पे कॉपी कर लें। एंड्रॉयड की SDK कहीं भी हो सकती है, लेकिन इक्लिप्स जो है वो आप C पे कॉपी कर लें। फिर उसके बाद हम इक्लिप्स को स्टार्ट कर देते हैं। आप भी क्लास ख़त्म करेंगे तकरीबन 12:30 बजे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है हम एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के अंदर हम कोई भी वर्क स्पेस या फोल्डर क्रिएट करते हैं जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बनता है। तो इसके अंदर हमने एक कैलकुलेटर का एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसको देते हैं कैलकुलेटर और इसको ओके कर देते हैं। आप लोग कैलकुलेटर ही फर्निश करके प्रोजेक्ट जमा करा दें, वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे, बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट जमा कराना है वरना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा, फाइल के ऊपर जाएंगे, चलें देखते हैं। अच्छा, फाइल पे जाएंगे, न्यू जावा मैं थोड़ी पढ़ाता हूँ। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ से एंड्रॉयड और एंड्रॉयड प्रोजेक्ट ये हम ले लेंगे। इसको नेक्स्ट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ दे देते हैं, जैसे इसको नाम दे दिया हमने कैलकुलेटर। इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये देखें इनिशियली आपको जो टारगेट है वो नज़र नहीं आ रहा, तो रीज़न उसका यही है कि हमें यहाँ पर इसको देखना होगा। विंडोज़ पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस के ऊपर जाएंगे, एंड्रॉयड के ऊपर जाएंगे और एंड्रॉयड की जो SDK है उसको ब्राउज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी जैसे अभी इक्लिप्स और एंड्रॉयड जो डिफरेंट चीज़ें हैं इनको आपस में इंटीग्रेट करने के लिए हम ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो C एंड्रॉयड और इसके अंदर हम जाएंगे कंप्यूटर के ऊपर, E ड्राइव, एंड्रॉयड SDK ओल्ड, यानी यहाँ तक इस फोल्डर को ब्राउज़ करना है कि हमारे पास ये रूट पे सारे फोल्डर आ जाएं। इसको अप्लाई करते हैं तो ये हाँ अभी स्टार्ट। तो इसको जो अब ब्राउज़ करेंगे तो तमाम जितनी भी SDK के वर्जन्स हैं जो कि हमने इसके अंदर कॉपी किए हैं वो आ जाएंगे। जब तक ये आप इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे ना आपस में, तो आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो इसको आप अप्लाई करके इसको ओके कर देंगे तो अब हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यानी आप समझ लें कि पहला स्टेप ही आपको ये करना है, जब ये वर्क स्पेस बनाने के बाद कि विंडोज़ पे जाके प्रेफरेंसेस के ऊपर जाके एंड्रॉयड के ऊपर जाके ये आपको लिंक करना है। अब इक्लिप्स और एंड्रॉयड आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो चुके हैं। अब हम इसको नया प्रोजेक्ट इसमें बना सकते हैं। अभी हमने सिर्फ वर्क स्पेस बनाई है, यानी वर्क स्पेस में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो न्यू के ऊपर जाएंगे, इसके अंदर प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, इसमें एंड्रॉयड के ऊपर जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ प्रोजेक्ट का हमने नाम दे दिया कैलकुलेटर, इसको नेक्स्ट कर देंगे। एंड्रॉयड 4.0, अब देखें वर्जन्स आ रहे हैं। जब तक हमने इसके एंड्रॉयड के SDK को इंटीग्रेट नहीं किया था ना, यहाँ पर आपको वर्जन नहीं मिल रहे थे। इसके अंदर मैक्सिमम जो वर्जन है 4.0, एक और जो SDK इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे उसमें 4.4 तक जा रहा है। इसको नेक्स्ट करेंगे। पैकेज का नेम हमने इसको यहाँ दे दिया
abc.a.a। पैकेज नेम एक्चुअली होता है ये है कि जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में तो वो इस नाम से इंस्टॉल होती है। इसका यूनिक होना ज़रूरी है, अगर ये यूनिक नहीं होगी तो आपकी मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो सकती। इस इवन ये कि अगर हम कोई API वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपना पैकेज नेम देना पड़ता है, तो पैकेज नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो abc.a.a करके हमने पैकेज का नेम दे दिया, इसको फिनिश कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त रेडी टू स्टार्ट हो गया है। हाँ बिल्कुल वीडियो बन रही है। अब इसके अंदर इनिशियली हम लोग रिसोर्स के ऊपर काम करेंगे। रिसोर्स के अंदर हम क्या करते हैं, लेआउट्स बनाते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास जो डिज़ाइन है वो हम रिसोर्स के अंदर बनाते हैं और जो कोडिंग करते हैं वो सोर्स में करते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे क्लासेस के वो हम एक्सएमएल में बनाएंगे। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सएमएल बेस्ड जो लेआउट है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जैसे हमें स्क्रीन का पता चल जाए। अगर थोड़ी सी स्क्रीन को हम देखें तो ये आपके पास एक जो है पैकेज एक्सप्लोरर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर साइड में जितना टास्क लिस्ट आ रही है इसके ऐसे हमें ज़रूरत नहीं थी, इसको बंद कर दें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए आउटलाइन, यानी इसके अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट वगैरह हम कर रहे होते हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। अगर इस साइड पे आ जाए तो ये आपको जो है ना विगेट्स और दूसरे जो है ना एक पैलेट्स नज़र आ रहा है जो एक्चुअली क्लासेस पे बेस कर रहा होता है। यानी यहाँ पर ये जितनी भी आपको डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ क्लासेस हैं जो कि जो है ना एंड्रॉयड की हैं और उनको हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो क्लासेस आपको यहाँ नज़र आ रही होती हैं ये एल्डेस जावा के अंदर भी मौजूद है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स बना रहा है वो एक्सएमएल बेस हम इसके अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं। इनिशियली इन्होंने एक हेलो वर्ल्ड का लिखा हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम जो डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट करते हैं वो अपने लेआउट्स डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो लेआउट है ये जस्ट लाइक वेब एप्लीकेशन कि आप चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से प्लेस नहीं कर सकते, आपको एक लेआउट बनाना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है, उसके अंदर आपको रॉज एंड कॉलम डिफाइन करने पड़ते हैं, फिर हम चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट अगर हमें करनी हो, यानी टेबल बनाना हो, ग्रिड बनाना हो या टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हो, तो हमेशा आउटलाइन को हम कंसिडर करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर डिज़ाइन नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल हमें बनाना है तो टेबल लेआउट यहाँ से उठाएंगे और इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया तो ये टेबल आ गया। अब इसके अंदर अगर हम कोई टेक्स्ट बॉक्स प्लेस करते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमने एक टेक्स्ट बॉक्स प्लेस कर दिया। अच्छा, ये जो टेबल लेआउट है इसकी खासियत ये होती है इसमें सिर्फ रॉज होते हैं, नॉट कॉलम। अब इसके अंदर या तो ये कि रॉ बाय रॉ हम चीज़ों को फिक्स करते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड अगर मुझे एक प्लॉट करनी है तो टेक्स्ट फील्ड भी हमेशा जो है यहाँ प्लॉट करेंगे, कभी भी यहाँ अंदर प्लॉट नहीं करेंगे। अगर मैं टेबल रॉ के अंदर खाली एक टेक्स्ट फील्ड प्लॉट कर देता मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता, मैं इसके साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। तो हमेशा जो हमारा आर्किटेक्चर रहता है डेवलपमेंट के लिए वो ये रहता है कि हम एक टेबल लेआउट बनाते हैं, इसके अंदर रॉज होती हैं, उन रॉज को स्प्लिट करने के लिए, कॉलम्स में स्प्लिट करने के लिए हम ग्रिड लेआउट इसके अंदर प्लेस करते हैं। जो ग्रिड लेआउट वो टेबल रॉ के ऊपर प्लेस किया जाता है, यानी हर टेबल रॉ को हम कॉलम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब जैसे जो पहला कॉलम है यानी पहला जो रॉ है उसके अंदर मुझे टेक्स्ट फील्ड प्लेस करनी है, तो अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड इसके ऊपर जाके प्लेस करूँगा। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हम इसको इजी टू मैनिपुलेट, हम अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इस डिज़ाइन वगैरह इसके अंदर तमाम चीज़ें हो सकती हैं। जबकि रॉ के अंदर हमें ये प्रॉब्लम आती है। देखिए, मुझे मल्टीपल एक स्केलेटन कुछ इस किस्म का बनाना था और ज़्यादातर हमारे पास डिज़ाइन कुछ ऐसे ही होते हैं कि कैलकुलेटर ऐसा बनाना है कि मुझे एक टेक्स्ट फील्ड ऊपर रखनी है, फिर नीचे वाली एक रॉ बनानी है, उसमें 4 बटन रखने हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से 4-4 बटन रखने हैं, आखिरी में 3 बटन रखने हैं। तो ये इस किस्म का एक हमारे पास डिज़ाइन जो है वो हमें डेवलप करना है, तो उसको हम जो है ना कंसिडर कर रहे हैं। अब ये वाली टेबल रॉ है तो इसके अंदर मुझे एक ग्रिड लेआउट ले लेते हैं, तो ग्रिड लेआउट जो है वो यहाँ से उठा के हम डाल देंगे, जैसे ही आ गया। अब इसके अंदर मुझे इस लेआउट को कॉलम में डिवाइड करना है, यानी 4 कॉलम के अंदर इसको डिवाइड करना है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी शो इन के ऊपर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़, और कॉलम काउंट के ऊपर इसके अंदर एक कॉलम काउंट की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम
इसको डिवाइड करते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे, तो मैंने 4 इसको कह दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 कॉलम का ये डिज़ाइन यानी बन जाएगा। अब इसके अंदर जैसे चीज़ों को हम प्लेस करते हैं, अब यहाँ से एक बटन को मैंने उठाया, यहाँ पर मैंने डाला, तो ये फर्स्ट बटन आ गया, ये सेकंड बटन आ गया, ये थर्ड आ गया, ये 4 आ गया। अब इसके ऊपर मुझे 1 2 3 लिखना है, तो यहाँ से इसको टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, शो इन के ऊपर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, तो आपको प्रॉपर्टी विंडो जो है वो एक यहाँ नज़र आ जाएगी। अब 2 विंडोज़ हो गई, एक आउटलाइन हो गई और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इसके अंदर हम टैक्स लिख सकते हैं, जैसे ये टैक्स जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। लेट सपोज मैंने लिख दिया 1, तो 1 आ गया यहाँ टैक्स। इसको अब देखिए हम, क्योंकि ग्रिड लेआउट हमने प्लेस किया हुआ तो इजीली हम इसको बड़ा कर सकते हैं। अब एक दफ़ा आपने प्रॉपर्टी विंडो खोल दी तो दोबारा आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बटन को सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स जो है वो लिख दें। जैसे लेट सपोज यहाँ हमने 2 लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ हम फोल्ड, तो ये हमने 4 बटन इस तरीके से यहाँ हमने बना लिए। तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है कि ये इतना बड़ा ना हो कि हमारे पास वो स्क्रीन से बाहर निकल जाए। अच्छा, अब उसके बाद अब हम ये चाह रहे हैं जब मैं 1 को प्रेस करूं तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर 1 लिखा हुआ आ जाए। ये काम हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो इसको हमें आईडी असाइन करनी पड़ेगी। आईडी क्या होती है? ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। इसको मुझे अगर कॉल करना है तो इसको नाम देना होगा, तो इसको हमने एक यूनिक नेम दे दिया txt1। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है ये आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा, यानी एडिट टेक्स्ट नाम की एक क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट है। अब इसी तरीके से ये बटन्स हैं, तो ये बटन जो है ना हमारे पास बटन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। जावा में और एंड्रॉयड में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जावा के अंदर 100% कोड से ही आपको डिज़ाइन बनाना पड़ता है। इसके अंदर डिज़ाइन जितना भी है वो एक्सएमएल बेस बनता है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि आप इसको लिंक करेंगे जावा से, तो यहाँ तक क्लियर है कि डिज़ाइन किस तरीके से बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं कोडिंग की तरफ। जैसे हम लोगों ने इनिशियली डिस्कस किया था कि एंड्रॉयड या जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे पास एक प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस होते हैं वो चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एक्टिविटी एक क्लास है, एक्टिविटी क्या है? एक क्लास है जो कि पेज बनाती है। ये हमारे पास एक क्लास उन्होंने बनाई है कैलकुलेटर एक्टिविटी, जो कि इनहेरिट हुई हुई एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी की जितनी प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस हैं वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गए। उसके अंदर एक मेथड है ऑन क्रिएट का, ये उस वक्त कॉल होता है जब आपके पास आपकी जो मोबाइल ऐप है वो स्टार्ट हो रही होती है, तो उस वक्त ये कॉल हो जाता है। इसके अंदर हम जितनी भी इनिशलाइजेशंस हैं वो हम सेट करते हैं। इसको हम कर रहे हैं ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब ये है कि जो बेस क्लास के अंदर मेथड था वो यहाँ पर ओवरराइड हो रहा है, यानी उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो चेंजिंग से क्या होगा कि जो हमारे पास पेरेंट क्लास है उसका जो ये मेथड हमें नज़र आ रहा है ऑन क्रिएट का, इसकी तमाम एंड प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन तो इसके अंदर आ गए, साथ ही हम इसके अंदर मज़ीद इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। अब जैसे पेरेंट क्लास का अगर हमें जो ऑन क्रिएट का मेथड कॉल करना हो तो हम यहाँ पर देते हैं सुपर डॉट ऑन क्रिएट। तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट का ऑन क्रिएट का मेथड है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, यानी उसके तमाम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। सेकेंडली हम इसको ये बता रहे हैं, अब ये सारी कोडिंग हमने की नहीं है, हमें करीबी मिली है, सिर्फ उसको हम समझ रहे हैं। इसके इसी का एक फंक्शन होता है एक्टिविटी का, सेट कंटेंट व्यू। वो क्या करता है कि आपका जो कंटेंट व्यू है, यानी आपकी एप्लीकेशन का जो व्यू है उसकी एक्सएमएल को सेट करता है। उसकी एक्सएमएल हम सेट करने के लिए आर नाम का हमारे पास एक वेरिएबल है, r.layout.main, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो लेआउट्स बन रहे हैं ना, जैसे आर जो है रेफरेंस वेरिएबल रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेआउट यानी ये वाला फोल्डर, और इसके अंदर जितने भी लेआउट्स हैं, एक से ज़्यादा लेआउट हो सकते हैं। तो कौन सा लेआउट हम इस एप्लीकेशन
फिर सेट करेंगे, वो यहाँ सेट होगी। तो ये तो इतनी कोडिंग तो वो है कि जो हमें ऑलरेडी हुई भी मिली है। अब इसके अंदर हम इन्हेंसमेंट करेंगे। इन्हेंसमेंट हमें ये करनी है कि हमारे पास वहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसका रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करना है और फिर बटन के थ्रू उसको मैनिपुलेट करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है, यानी उसकी जो क्लास का नाम है, वो है एडिट टेक्स्ट। अब एडिट टेक्स्ट मुझे कंप्लीट लिखना नहीं आता, मैं खाली एडिट लिखूँगा और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर दूँगा। तो ये आपको लिंक दे रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करने से आपको दो चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं, और दूसरा वो स्पेलिंग सही कर देगा उसकी, और साथ ही उसकी जो नेम स्पेस है जो आपको आगे नज़र आ रहा है, यानी जो क्लास जहाँ पड़ी हुई है उसको इंपोर्ट भी कर देगा ऊपर लाइन में। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो एडिट टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ आ गया, ऊपर ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और अब हम इसका वेरिएबल यहाँ बना सकते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया txt1, ठीक है। अब ये एक जस्ट रेफरेंस वेरिएबल बना है, हमें यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बना दूंगा तो फिर तो उसकी प्लेसमेंट भी मुझे खुद करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है, ऑब्जेक्ट तो हमने एक्सएमएल में लगाया हुआ है, हमें क्या करना है, इस रेफरेंस वेरिएबल्स को लिंक करना है उस एक्सएमएल बेस्ड ऑब्जेक्ट से। उसको लिंक करने के लिए या उसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए यहाँ पर हम दे देंगे txt1 इज इक्वल टू, अब उस एड्रेस को मुझे फाइंड करना है, उस ऑब्जेक्ट को मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है फाइंड का, ये भी बिल्ट इन एक्टिविटी क्लास के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि देखिए यहाँ तो हमने कोई मेथड नहीं लिखा ना, तो होता ये कि जब किसी पेरेंट क्लास को आप इनहेरिट करते हैं तो तमाम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन उसके मिल जाते हैं। अब यहाँ पर भी हम आर रेफरेंस वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, r.id.txt1। अब देखिए आर के अंदर जो है ना डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। जैसे अगर खाली लेआउट कॉल कर रहे हैं तो r.layout है, अगर खाली id कॉल कर रहे हैं यानी ऑब्जेक्ट्स की तो r.id है। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं, यानी पैटर्न्स वगैरह वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब इस क्लास को हमें टाइप कास्ट भी करना होता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो क्लास का नेम है ये हम यहाँ दे देंगे। वही तो मैं बता रहा था अभी कि हम रेफरेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता ना एडिट टेक्स्ट txt1 इज इक्वल टू न्यू एडिट टेक्स्ट, वो तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता। इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट हम यहीं पे बना रहे हैं, हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसकी प्लेसमेंट भी हुई हुई है, उसको खाली लिंक करना है, यानी इसका एड्रेस होल्ड करना है। और फिर जितनी भी मैनिपुलेशन हम इस एड्रेस के ऊपर करेंगे वो डायरेक्टली उस पर अफेक्ट कर रही होगी। रेफरेंस होल्ड कर लिया ना उसको हमने। तो रेफरेंस अगर खाली इतना लिखते हैं तो एक रेफरेंस वेरिएबल बनता है, और इसके आगे अगर हम लिखते हैं इज इक्वल टू न्यू एडिट टेक्स्ट तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब ऑब्जेक्ट तो पहले बना हुआ है। यहाँ जो डेवलपमेंट का पैटर्न होता है एंड्रॉयड के अंदर वो यही है कि ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो हम एक्सएमएल में बनाते हैं, उनको जो लिंक हम करते हैं वो यहाँ करते हैं। तो यहाँ हाँ नाम इनका सेम हो सकता है, जैसे मैंने ये txt1 लिखा है, वहाँ भी txt1 लिख दिया, तो नाम इसका सेम हो सकता है। वैसे हम इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट रख देते हैं, जैसे हम इस चीज़ को देखेंगे ये दो डिफरेंट चीज़ें, ये एक चीज़ नहीं है। हाँ देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि सबसे पहले हम जो टॉप पे रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, यानी जहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इस मेथड के अंदर अगर कोई रेफरेंस वेरिएबल हम बनाएंगे ऑन क्रिएट के अंदर तो उसका स्कोप सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अगर कोई रेफरेंस वेरिएबल हम यहाँ पर बनाएंगे तो उसका स्कोप यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। क्योंकि हमें जो इसके देखिए ऑन क्रिएट के अंदर हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, यानी इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद कि इसको एक्सएमएल बेस्ड जो लेआउट है उसके साथ लिंक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो मैनिपुलेशन है, यानी जब किसी बटन को हम क्लिक करेंगे तो इस पर 1 आएगा या 2 आएगा, तो वो तो हमें डिफरेंट मेथड्स में करनी होगी, जो कि ऑन क्रिएट का मेथड नहीं होगा। इस वजह से हम इन फ्यूचर के अंदर भी जो डेवलपमेंट करेंगे उसके अंदर रेफरेंस वेरिएबल हमेशा टॉप पे बनाएंगे और उसके जो मेथड हैं वो हम नीचे बनाएंगे और उसके लिए उसको कॉल करेंगे, ठीक है। अब हम मेथड्स की आर जो है ना एक रेफरेंस वेरिएबल, इस तरीके से हम t1 अपना एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं ना, तो इनका एक बिल्ट इन एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि डिफरेंट चीज़ों के एड्रेस को होल्ड करता है, उनको कॉल करने के लिए यूज़ होता है,
जैसे एक्सएमएल बेस्ड लेआउट्स जितने भी है ना, आर मीन रिसोर्स। अब आर से आप ड्रॉएबल की भी चीज़ों को कॉल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई इमेजेस डाल देंगे फोल्डर में, उनको मुझे कॉल करना है, उससे मैनिपुलेशंस करनी है, तो आर वेरिएबल यूज़ हो जाएगा। इसके अंदर आप जो है एक्सएमएल बेस्ड लेआउट भी कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है एक्सएमएल बेस्ड लेआउट्स के अंदर जो आईडीज़ बनी हुई उनको भी कॉल कर सकते हैं। तो यानी आर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर खाली आर के बाद आप डॉट प्रेस करें तो आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आर में क्या क्या कॉल हो सकता है, यानी आर में आप ड्रॉएबल आ सकता है, यानी ड्रॉएबल के मतलब यहाँ पर जो फोल्डर बना हुआ है इसके अंदर अमूमन हम चीज़ें प्लेस करते हैं, CSS अपनी प्लेस कर देते हैं, इमेजेस प्लेस कर देते हैं, और कोई चीज़ मैनिपुलेशंस के लिए इसको दे देते हैं। लेआउट्स, लेआउट से मुराद एक्सएमएल बेस्ड लेआउट जो है ना वो आपके पास आ जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आईडीज़, यानी वो जो हमारे पास इनर जो है एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हम इस क्लास से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग होती किस तरीके से। इवेंट हैंडलिंग जो होती है ना वो इंटरफेसेस क्लासेस से होती है। जैसे हमारे पास इंटरफेसेस क्लासेस क्या होती हैं, ऐसी क्लासेस जिनके अंदर मुख्तलिफ क्लासेस के इवेंट्स को हैंडल करने का पैटर्न दिया हुआ। जैसे बटन एक क्लास है, अब उसके अंदर एक इवेंट है बटन क्लिक। जब बटन क्लिक होगा तो हमें कैसे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर बटन क्लिक के ऊपर क्या बिहेवियर अकर होगा, इस चीज़ की डेफिनेशन उन्होंने डिफरेंट इंटरफेसेस क्लासेस के अंदर दी हुई है। जैसे बटन क्लिक की बटन की अलग इंटरफेस क्लास है, कॉम्बो की अलग है, चेक बॉक्सेस की अलग है, रेडियो बटन्स की अलग हैं। यानी जैसे अगर हम बटन में तो खाली क्लिक का फंक्शन होगा, रेडियो बटन में चेंज का फंक्शन होगा, यानी चेक चेंज का आ जाएगा, कॉम्बो के अंदर सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज का आ जाएगा। हाँ बोले, तो ये डिफरेंट इंटरफेसेस क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि यूज़ होती हैं इवेंट हैंडलिंग के लिए। अब बटन की अगर हम बात करें तो इसकी जो इंटरफेस क्लास का नाम है वो है ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस क्लास। अब हम इसकी डेफिनेशन को अगर पढ़ना चाहें कि ऑन क्लिक लिसनर किस तरीके से वर्क करता है, उसके अंदर मेथड किस तरीके से लिखा हुआ है, तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस के ऊपर जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे, यहाँ से क्लास लेंगे, और यहाँ से मैंने इसको ये डमी क्लास बना रहे हैं, इसको ऐसे हमें यूज़ नहीं करना होता, लेकिन मुझे इसके मेथड की डेफिनेशन की नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि मुझे मेथड वैसे ही लिखना है। अगर मैं मेथड वैसा नहीं लिखूंगा तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से हम उस इंटरफेस क्लास को यहाँ पर इनहेरिट करके देख लेते हैं कि वो वर्किंग किस तरीके से करती है, उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं। जैसे बटन इंटरफेस क्लास, यानी बटन क्लास का मैंने नाम दे दिया इसको, और यहाँ पर इंटरफेसेस के अंदर जाके इसको हमने यहाँ दे दिया ऑन क्लिक लिसनर। अब ये देखिए इतने सारे आपको ना वो नज़र आ रही है इंटरफेसेस क्लासेस नज़र आ रही है, इसके अंदर से आपको लिखना है ऑन क्लिक लिसनर। अब ऑन क्लिक लिसनर भी दो आ गए, ये दोनों हम पढ़ेंगे। एक है नॉर्मल बटन, यानी जब नॉर्मल बटन को हम क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस क्लास है जो कि इसकी इवेंट हैंडलिंग में यूज़ होती है, और एक है डायलॉग बॉक्स का ओके बटन या कैंसिल बटन, तो उसकी जो है ना पैटर्न अलग है, यानी उसका इवेंट हैंडलिंग का तरीका जो है ना वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप ले लेंगे ऑन क्लिक लिसनर जो कि नॉर्मल बटन के लिए यूज़ हो रही है, ये वाली डायलॉग के लिए यूज़ हो रही है, देखिए इसमें लिखा हुआ डायलॉग इंटरफेस। तो यहाँ पर आप ले लेंगे ऑन क्लिक लिसनर नॉर्मल वाला, और इसको ओके कर देंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द सुपर क्लास जनरेट कमेंट्स, और इसको फिनिश कर देंगे। तो ये देखें एक मैंने एक डमी क्लास बना ली, वो जस्ट इसलिए बनाई है कि मुझे पता चले कि यार कि इसके मेथड का नाम क्या। अब ये तो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो जिस नाम से क्लास होती है उस नाम से बन गया। असल में इवेंट हैंडलिंग के लिए जो मेथड है वो ये है, यानी पब्लिक वाइड ऑन क्लिक व्यू इसका एक आर्गुमेंट है, इसको हम आगे चल के मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जो कि इसके अंदर पास हो रहा था, इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी जस्ट इस मेथड की डेफिनेशन ये हमें रिक्वायर्ड है, तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर हमें इसकी इवेंट हैंडलिंग करनी है, यानी यहाँ करनी है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीपल डेफिनेशन जो है ना वो आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो लास्ट टाइम हमने लिखा था पब्लिक वाइड ऑन क्लिक व्यू, एक आर्गुमेंट दिया था, तो वो व्यू आर्गुमेंट जो है ना वो यहाँ से आया था। ठीक है ना, अगर आप व्यू आर्गुमेंट नहीं देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि मुझे काफ़ी सारे बटन बनाने हैं तो मैं इसको ऑन क्लिक 1 का नाम दे देता हूँ, यानी ये हमारा पहला बटन है। अब इसके अंदर यहाँ मुझे कोडिंग करनी है, यानी जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जब बटन 1 क्लिक होगा तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर 1 राइट कर देगा, तो यहाँ पर हम इसको दे देंगे T1
सेट टेक्स्ट 1। अब सेट टेक्स्ट और गेट टेक्स्ट ये दो फंक्शन होते हैं, यानी हर प्रॉपर्टी के आप समझ लें दो फंक्शन होते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है, यानी जितनी ये प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही है ना, ये प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो भी कुछ हम लिखते हैं वो हमें यहाँ सेट हो जाता है, और अगर हम इससे गेट करना चाहो तो गेट कर सकते हैं। तो हर प्रॉपर्टी के दो फंक्शन आपको नजर आते हैं, सेट और गेट। सेट टेक्स्ट बॉक्स में राइट करता है, गेट टेक्स्ट बॉक्स से गेट करता है, ठीक है ना। हर प्रॉपर्टी के दो डिफरेंट बिहेवियर हैं जिनको हम जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका जो प्रॉपर्टी का नाम है वो इस तरीके से, या फंक्शन समझ लें, इसका नाम जो है ना सेट टेक्स्ट और गेट टेक्स्ट होता है। अब जैसे बटन 1 को जब हम क्लिक करेंगे, अब ये वाला जो क्लिक है ये कैसे इंडिकेट होगा कि किस बटन के लिए वर्क कर रहा है, तो कॉपी करेंगे इसका नाम खाली और एक्सएमएल बेस्ड लेआउट्स के ऊपर जाएंगे और 1 की प्रॉपर्टी जो है ऑन क्लिक की, उस पर इसको राइट कर देंगे। ऑन क्लिक, ठीक है, एज इट इज खाली नाम लिख रहे हैं उसको। अब ये वाला जो फंक्शन है यानी बटन 1 इस वक्त इंटीग्रेट हो गया है किसके साथ? इसके साथ। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, चला के देख सकते हैं। चलाने के लिए ज़रूरी है कि एक्सएमएल ना आपकी बंद होनी चाहिए। अगर आप एक्सएमएल बंद नहीं होगी ना तो ये एरर दे देगा, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको फर्स्ट टाइम रन करेंगे एप्लीकेशन को, तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर चला जाएगा। याद रहे कि इम्यूलेटर हमें पहले स्टार्ट करना है, जो कि अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, उसके बाद जब प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा। तो एंड्रॉयड एसडीके के ऊपर जाएंगे, इम्यूलेटर जो है ना वो आप यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। इनिशियली आपके पास यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा तो आप बना लें। इसको मैंने नाम दे दिया एंड्रॉयड फाइव। इसको टारगेट विंडो यानी टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम बताएंगे 4.0, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट कह रहा है, ये 6 दे दें। अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जब सारे एक जैसे हैं तो कोई भी स्टार्ट कर लें। चलिए 6 स्टार्ट कर देते हैं। 4.4 में आपको अलग दूंगा, वो इसमें नहीं है। अच्छा, ये जब हम इसको स्टार्ट कर रहे होंगे ना, अब जैसे हम काफ़ी सारा इसमें ये स्टार्ट हो जाता है अभी, तो इसको चेक कर लें कि यार ये जो हमारा इक्लिप्स है इस वाले इम्यूलेटर के साथ इंटीग्रेट हो गया या नहीं हो गया। ये वंस एक दफ़ा का काम होता है। तो आप एप्लीकेशन को रन करके देखें। रन करने से पहले आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस के पर जाएं और इसके अंदर जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है ये रन कर लें इसको पहले। अच्छा, इसका जो है ना विंडो पे जाएंगे, शो व्यू कंसोल, तो ये आपको कंसोल विंडो नज़र आ जाएगी कि हमारे पास जो कंसोल विंडो है वो किस तरीके से जो है ना वो वर्क कर रही है। अब ये डिवाइस नॉट रेडी, उसने वेटिंग का मैसेज दे दिया। तो हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं रन कॉन्फ़िगरेशन से। आप इस पर जाएँ टारगेट्स के ऊपर और मैनुअल के ऊपर आप जाएंगे तो ये आपको दिखा रहा होगा, जैसे इसको अप्लाई करके हम रन करते हैं ना, तो ये आपको दिखा रहा होगा कि आपके पास कौन सा इम्यूलेटर इस वक्त रेडी है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी रेडी नहीं हुआ, इतने और काम कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने बटन 1 के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म किया था, बटन 2 के ऊपर भी कर देते हैं। तो कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V इसको नाम देते हैं ऑन क्लिक 2, इस पे लिख देते हैं 2। हाँ नहीं, अलग अलग फंक्शन है ना यार, ये T1 ही है ना, ये सब टेक्स्ट बॉक्स 1 को ही टारगेट कर रहे हैं। यानी जितने भी हम बटन प्रेस करेंगे वो पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स को ही टारगेट करेंगे ना, ठीक है। इसको 2 किस में कर रहा होता है? इंटेंट में। हाँ हाँ, स्ट्रिंग में ट्रीट करता है।
तो कंट्रोल सी करेंगे, इसको ऑन क्लिक 3 दे देते हैं। नौशाद यार वो जो एक पीसी मैंने तुम्हें दिया था ना बनने को, वो ज़रा पीछे लगाते हैं ना, ये लोग डाटा कॉपी करेंगे। बल्कि वो जो नीचे पीसी से इनमें डाटा पड़ा हुआ है ना एंड्रॉइड का, फॉर्मेट कर दिया। नहीं कॉपी तो किया और सारा डेटा पड़ा। हाँ चलो ये लोग वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। फ़ोन करके दे देना इनको। हाँ बोले क्या चीज़? नहीं देखिए, ये तो हमने हार्ड कोड करना है। जब बटन 1 क्लिक होगा तो 1 ही प्रेस करेगा ना, या 2 क्लिक होगा 2 आएगा, 3 आएगा ना। वो अभी हम करेंगे, उसी की तरफ आ रहे हैं। जैसे हम ये कहेंगे ना कि जितनी दफ़ा बटन प्रेस करें फिर स्ट्रिंग वेरिएबल्स ले लेंगे, उसके अंदर कॉन्कैटिनेशंस करेंगे, फिर हम इक्वल टू के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, उसमें टाइप कास्टिंग आ जाएगी, उसमें कंडीशंस आ जाएंगी, सारी चीज़ें करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही करेगा। हाँ बिल्कुल कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आपने सी शार्प की भी तो काफ़ी हेल्प होगी इस क्लास से। इसको सेव कर देते हैं, और अभी हमारे पास इमुलेटर भी स्टार्ट हो गया है। इसको अनलॉक करना ज़रूरी होता है नॉर्मल मोबाइल की तरह ना। अब जैसे खाली 1 के ऊपर हमने फंक्शन अप्लाई किया था, अब जैसे अब एक दफ़ा आपने कर दिया, ओह माय गॉड, तो इसने ना मसला ये किया कि वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से इसको हटा दिया। एंड्रॉयड अब दोबारा चलाना पड़ेगा ये। अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा ना ये, तो फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना वो नया इमुलेटर क्रिएट करने पड़ जाएगा। वो हमें नहीं करना, वो तो बहुत टाइम लेता है। फिर वो हर दफ़ा जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे वो लॉन्च करेगा और बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होगा, वो नहीं करना। अब देखें दोबारा हमने इसको स्टार्ट करना है। अब देखें यहाँ से इसको रन करके देखते हैं कि इसको गेट कर रहा है नहीं कर रहा। तो अब कर रहा है ये, अभी स्टार्ट हो जाएगा तो आ जाएगा। तभी फ़िलहाल इसको रखते हैं। तो ये जितने भी हमने बटन्स बनाए हैं जैसे 1 2 3, इनको हम वहाँ पर सेट कर देंगे, यानी क्लिक 2 पे 2 आ जाएगा। फिर इस तरह से इसके ऊपर 3 आ जाएगा। तो ये 4 आ गया। इसको सेव करना ज़रूरी है, क्लोज कर देते हैं। अब इसी तरीके से कुछ और बटन यहाँ बना लेते हैं। अब देखिए जब हम इसको बटन को डालेंगे ग्रिड के अंदर, तो ये नई रो में इसको प्लेस करेगा। शर्त ये है कि ग्रिड में डालें, इसलिए मैंने कहा आउटलाइन में हमेशा डालना है। अब इसे यहाँ प्लस माइनस के हम बटन बना रहे हैं, तो इस पर लिख देते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, फिर एक बटन मुझे नीचे देना है जो बड़ा सा हम ले लेते हैं इक्वल टू का, इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ एक ले लेते हैं ग्रिड लेआउट, इसके अंदर टैग बटन ले लेंगे। इसके अंदर मैंने कोई कॉलम डिवाइड नहीं किया तो इसको बड़ा कर सकता हूँ। अब इस किस्म का लेआउट जो है ना कभी भी आप उस पर नहीं बना सकते अगर हम खाली टेबल लेंगे तो फ्लैक्सिबिलिटी भी है। ये इक्वल टू का बटन होगा।
अब ये आ गया आपके पास, इसको बंद कर देते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसने ये देखिए जब तक ये खुद पिक नहीं कर रहा ना इसको इम्यूलेटर को, तो समझ लें आपका अभी लिंक नहीं बना, यानी इम्यूलेटर का और इक्लिप्स का लिंक नहीं बना। तो एक आध दफ़ा आपको इस तरह से रीस्टार्ट करना होगा, लेकिन ये वन टाइम की प्रैक्टिस है, फिर आपकी एप्लीकेशन स्मूथ हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम को भी रन नहीं हो पाएगा। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इसको 6 कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट में करूँगा तो मैं इसी इम्यूलेटर को स्टार्ट करूँगा, तो फिर इतना टाइम नहीं लेता। पुराने इम्यूलेटर का सेट हुआ हुआ इम्यूलेटर इतना टाइम नहीं लेता। हाँ भाई, एक्टिविटी रन हो, ठीक है। अब देखिए जैसे 1 में प्रेस कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, 2 प्रेस कर रहा हूँ 2 3, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जिस तरह नॉर्मल कैलकुलेटर में होता है उस तरीके से होना। ये तो अजीब सा हो गया कुछ। कहाँ? हाँ, तो वो तो आप बनाएंगे। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ तो वो कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं, सारा प्रॉब्लम ये है। यहाँ पर वो अलग अलग आ रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारे पास कॉन्कैटिनेट हो, अलग अलग ना आए। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल्स ले लेंगे, स्ट्रिंग इसका मतलब ये है कि 2 स्ट्रिंग वेरिएबल हमने बना लिए ए और बी। ए के अंदर जो है हम वैल्यू गेट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स से, और बी के अंदर उसको अपेंड करके डाल देंगे। तो फिर हमारे पास जो वैल्यू है वो जो एग्जिस्टिंग है वो अपेंड होगी, नॉट ओवरराइट। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रिटर्न कर रहा होता है, तो इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉट प्रेस करेंगे तो इसको टू स्ट्रिंग का फंक्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो T1 से हम टेक्स्ट गेट करेंगे और किस में डाल देंगे, ए में। बी में इसको हम अपेंड कर देंगे, यानी यहाँ बी की जो वैल्यू है वो इस तरीके से लिखेंगे, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। और T1 में हम किसको राइट करेंगे, बी को राइट करेंगे। अब इससे ये होगा कि जब हम 1 को प्रेस करेंगे या 2 प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस वैल्यू है वो उसको पहले गेट करेगा, उसके अंदर 1 को अपेंड करेगा और इसके अंदर क्या करेगा, सेट करेगा। हाँ, सबके लिए, पहले सबके लिए होगा। हाँ, तो पहले वाला बटन यहाँ पर अगर मैं 2 दफ़ा प्रेस कर दूँ तो 2 दफ़ा लिखा आता है ना, तो वो तो ज़रूरी है ना, इस वजह से। जैसे ये देखिए, इस वजह से। अब इसी तरीके से बकिया बटन पे काम करेंगे। अब इसमें और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस पर हम बात करेंगे अभी। अब इसमें 2 हो जाएगा, ये इसमें 3 हो जाएगा, इसकी वीडियो सेव कर देता हूँ, होंगे वो इस पर चल रहे होंगे। अब अपेंड ऑपरेटर से क्या होगा कि जब हम कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो उसको वैल्यू को अपेंड करेगा, नॉट ओवरराइट। देखिए 1 मैंने प्रेस किया तो अपेंड हो गया, 2 प्रेस करेंगे तो एग्जिस्टिंग वैल्यू में अपेंड करेगा, 3 प्रेस करेंगे, नॉर्मल कैरेक्टर में ऐसे होता है, ठीक है ना। अब हम जैसे प्लस का बटन प्रेस करते हैं तो नॉर्मल कैलकुलेटर में देखिए ये होता है, जैसे मैंने लिखा 78 प्लस 44, तो ये देखिए क्या हो रहा है कि इसने इनिशियल वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दी और ऑपरेटर यहाँ शिफ्ट कर दिया प्रीवियस वैल्यू, और यानी फर्स्ट वैल्यू वो यहाँ से पिक करेगा, सेकंड वैल्यू वो यहाँ से पिक करेगा और इसके लिए शो कर देगा। तो ये चीज़ हम यहाँ बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आउटलाइन के अंदर जैसे ये टेबल हमने लिया था, तो इसके बाद एक मज़ीद टेबल रॉ ले लेते हैं जहाँ पर हम ये लेबल्स क्रिएट करेंगे। अब एग्जिस्टिंग जो टेबल है उसमें एक स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हमें करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ से लेआउट्स में टेबल रॉ को उठाएंगे और उसको उठा के यहाँ डाल दें, यानी यहाँ रखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर अगर मैं यूँ करूँगा तो ये एरर दे देगा, यानी ये बाहर निकाल देगा इसको, ऐसे गलत है, ये स्ट्रक्चर गलत है। यानी इस टेबल के अंदर अगर मुझे लेना है तो लेके आना है तो ये स्ट्रक्चर यूँ होना चाहिए,
तो टेबल रॉ यहाँ बन जाएगी। अब इसमें दो लेबल डालें, अब लेबल डिफरेंट साइज़ के हैं हमारे पास, जैसे लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, इसमें मीडियम साइज़ के डाल देते हैं। एक ये डाल दिया, एक और डाल दिया। अब ये देखें बाहर निकल गया। तो हमेशा जब ये स्ट्रक्चर हम बनाएं ना, तो उसका तरीका यही है कि आप इसके अंदर टेबल रॉ लें और उसमें ग्रिड लें, तो उसको एडजस्ट कर लेता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब इनको आईडीज असाइन कर देते हैं, जैसे इसको आईडी असाइन कर दी मैंने लेवल 1, इसको देते हैं लेवल 2। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे लेवल 1 और लेवल 2 की जो क्लास है वो है टेक्स्ट व्यू। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, इस पर कोई मैनिपुलेशन हमें परफॉर्म करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि दो रेफरेंस वेरिएबल टेक्स्ट व्यू के बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लेंगे, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे, वो आपसे पूछेगा इसका नेम स्पेस क्या है, यहाँ से इसको दे देंगे टेक्स्ट व्यू का, उसको साथ ही इसमें ऊपर इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप दो वेरिएबल ले लेंगे L1, L2। अब यानी ओवरऑल आप डेवलपमेंट का प्रोसेस देखें तो वो इसी तरीके से, यानी रेफरेंस वेरिएबल टॉप पे बनाने हैं, ऑब्जेक्ट XML में बनाने हैं, ऑन क्रिएट पे उसको लिंक करना है, फिर मेथड में उसको कॉल करना है। तो यहाँ पर दोनों मेथड्स को, यानी दोनों रेफरेंस वेरिएबल्स को आप यहाँ लिंक कर देंगे। तो उसको दे देंगे L1, इसको दे देंगे L2। अब ये टेक्स्ट व्यू है, तो टाइप कास्ट करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल कॉल करेंगे, लेवल 1, लेवल 2। अब इसके ऊपर हमें प्लस का बटन बनाना है, तो एक बटन बना लेते हैं, ऑन क्लिक प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू है उसको गेट करेंगे ए की, इसको हम सेट करेंगे किस पे, L1 पे। देखिए यही तो होता है, क्लियर कैसे करते हैं इसको। अब जैसे ये देखें, ये मैंने किया ना, इसको मैं प्लस करूँगा तो यहाँ से वैल्यू गेट करेगा और L1 पे उसको सेट कर देगा, और L2 के ऊपर क्या कर देगा, वो ऑपरेटर को सेट कर देगा। तो यहाँ पर भी हम ये करेंगे कि वैल्यू को गेट करेंगे और उसको L1 पे सेट कर देंगे। और L2 के ऊपर बता देखें, ये जो दो वेरिएबल्स हैं, यानी यहाँ ये और ये L1 और L2 हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर हम किसी बटन को प्रेस करते हैं, यानी ये तो समझ में आ गया ना कि ये वैल्यू किस तरीके से आ रही है। जब हम कोई प्लस का बटन प्रेस करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ से गेट करता है और उसको L1 पे सेट करता है। तो यही तो किया है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को यहाँ से गेट किया है, ए में डाला है और L1 में इसको सेट कर दिया। और L2 के अंदर साथ में ये क्या कर रहा होता है कि ऑपरेटर भी सेट कर रहा होता है, जैसे ये L1 में वैल्यू सेट कर दी और L2 में क्या सेट कर दिया, ऑपरेटर सेट कर दिया। तो यहाँ पर भी हम ये कर रहे हैं कि L2 में ऑपरेटर सेट कर रहे हैं। सेम ऑपरेशन हम माइनस के लिए करेंगे, तो यहाँ प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई,
फिर डिवाइड के लिए करेंगे, ठीक है जी। अब ये फंक्शन हम वहाँ लगा देंगे, ऑन क्लिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। चला के देखते हैं। वो अगर ना आ रहा हो तो यहाँ से आप विंडो में जाएं, शो व्यू कंसोल, तो ये आपको जो मैनिपुलेशन हो रही होती है, जैसे डिफरेंट ये इवेंट परफॉर्म कर रहा होता है कि सबसे पहले इसको अपलोड करेगा, फिर इसको इंस्टॉल करेगा, फिर एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर इंटेंट को स्टार्ट करेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ जो है ना वो मिल जाएंगी। और जैसे आपने कहा 12 प्लस 33। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि प्लस के बाद जब हम कोई बटन प्रेस करें तो क्या हो जाए, ये वाली वैल्यू क्लियर हो जाए। वो तो उसका अपेंड कर रहा है ना, तो ये काम यहाँ पर हम और करेंगे कि अभी फ़िलहाल इसको आसान करने के लिए अब ये वाला जो एक्चुअल ऑपरेशन है ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे काम करवाना पड़ेगा। फ़िलहाल हम ये करते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है उसको यहाँ क्लियर कर देते हैं, जैसे वो सेकंड वैल्यू को प्लस के बाद एम्प्टी मिल जाए उसको। यानी प्लस के बटन पे हम पहला ऑपरेशन ये करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है ए में उठा के डाल देंगे और ए की वैल्यू को L1 में डाल देंगे और L2 के अंदर प्लस की वैल्यू को डाल देंगे और टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर देंगे, क्योंकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। कंट्रोल C करेंगे, यही काम माइनस पे करेंगे, यही काम मल्टीप्लाई पे करेंगे, यही काम डिवाइड पे करेंगे। अब चला के देखते हैं। ट्वेल्व प्लस 33 सही है। अब फर्स्ट वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, सेकंड वैल्यू यहाँ से, और जब इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेशन होगी। हाँ बोले तीसरा, हाँ अभी हम और इक्वल पे काम करेंगे। अब इक्वल टू पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ से गेट करेंगे L1 से, सेकंड वैल्यू हम यहाँ से गेट करेंगे T1 से, ऑपरेटर से हम ऑपरेटर सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे, इक्वल टू का फंक्शन बनाते हैं। इसमें हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं, A, B और C। A की वैल्यू हमने टेक्स्ट बॉक्स से गेट कर ली, B की वैल्यू हम L1 से गेट कर लेते हैं, सही है। ऑपरेटर की वैल्यू हम L2 से गेट कर लेते हैं, ओके। अब अगर हमारे पास 2 स्ट्रिंग हो, जैसे 1 और 1, उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 11। 1 और 1 का रिजल्ट आएगा 11, नॉट 2। रीज़न ये है कि 2 स्ट्रिंग को अगर प्लस किया जाएगा तो वो कॉन्केटिनेट करता है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। तो हमें यहाँ पर A और B की वैल्यू, जिसमें हमें T1 और L1 मिल रहे हैं, उनको टाइप कास्ट करना होगा नंबर में, फिर उसके बाद हम उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3
वेरिएबल ले लेते हैं नंबर टाइप के, इंटीजर x, y और z। x के अंदर हम क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है उसको टाइप कास्ट करके उसमें डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक इंटीजर का एक फंक्शन होता है, मुझे इंटीजर लिखना नहीं आता कैसे लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट कंट्रोल स्पेस बार। तो आपसे बोलेगा आप क्या लिखना चाह रहे हैं, इंटीजर आ गया, डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है पार्स का, वो क्या करता है कि इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करता है कि इसको एक स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग इसको दे देंगे a, तो ये a को टाइप कास्ट करेगा नंबर में। एक सर स्कैनर वाला भी तो होता है। हाँ भाई। फिर इसी तरीके से y वेरिएबल के अंदर जो है वो हम b की वैल्यू डालेंगे, तो b y में चला जाएगा। और z में हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिलहाल हम अभी मैं ऑपरेटर को चेक नहीं कर रहा, अभी बाद में चेक करेंगे। तो इसको दे देंगे x प्लस वाई। हाँ कंडीशन लगाएंगे, पहले उसको दरअसल हमें एक और फंक्शन भी अप्लाई करना पड़ेगा। स्ट्रिंग जो है ना सेट ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं, अब उसके अंदर जो जीरो इंडेक्स पोजीशन पर कैरेक्टर पड़ा खाली वो हमें गेट करना है, और फिर उसके लिहाज से फिर उसको मैनिपुलेशन हमें करनी होगी। अच्छा यहाँ पर हम ये जो z की वैल्यू ये x और y को प्लस करेगा, इसको हमें उठा के डालना है किसके ऊपर, टेक्स्ट बॉक्स में T1 में डालना है, रिजल्ट तो यहाँ आएगा ना। अगर मैं खाली यहाँ लिख देता हूँ z, तो ये एक एरर दे देगा क्योंकि इसको एक स्ट्रिंग चाहिए, आपने नंबर प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर डॉट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है z के लिए। तो इसका तरीका ये होता है कि अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, यानी कोटेशन डाल के प्लस करवा दें तो टाइप कास्ट हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं, ये ऑन क्लिक का इक्वल टू का फंक्शन हमारे पास बन गया, इसके अंदर कॉपी करेंगे। हाँ हाँ APK भी बनाता है ये, अपनी एक APK बनाएगा, डिबग के फोल्डर में पड़ी होती है, वहाँ से आप मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ बता दो। अब जैसे ये आप ये डिफरेंट जो है ना, यदि आपने इसको प्लस किया, ठीक है, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करो। तो इसके अंदर अभी आपने ये देखा कि किस तरीके से इसके अंदर और चीज़ें हो सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम लोग करते ये हैं कि जो भी एक्शन जिससे परफॉर्म कर रहे होते हैं, चलें कंडीशन का भी एक करवा देता हूँ मैं, इसकी वीडियो सेव कर देता हूँ। हाँ कंडीशन कर लेते हैं। अब जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ऑपरेटर जो है ना उसकी वैल्यू को गेट करके इसमें प्लस माइनस में करूँ, तो यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम 4O का। O जो आ रहा है वो किस में आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है आपके पास L2 के अंदर ना, L2, सॉरी ये तो गलत हो गया, L2 जो कि C में आ रहा है, इससे मुझे कैरेक्टर गेट करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि O इज इक्वल टू C डॉट 4 एट, और इंडेक्स पोजीशन उसको दे दी 0। तो 0 इंडेक्स पोजीशन में जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है ना उसको O में डाल देगा ये। फिर इसको यहाँ चेक करवा लें कि इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस हो तो ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करेगा, और अगर ये माइनस हो तो ये माइनस कर देगा, या एल्स इफ की कंडीशन लगा देंगे इसमें। मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई कर देगा,
डिवाइड होगा तो ये डिवाइड कर देगा इसका। अब देखें z जो है ना वो कंडीशन बेस हो गया, यानी ये डिपेंडेंट हो गया कंडीशन के ऊपर। z को इनिशलाइज करना मस्ट हो जाता है, यानी हर वो चीज़ जो कंडीशन बेस हो जाती है उसकी इनिशलाइजेशन मस्ट हो जाती है, तो नया एरर दे देता है। आप इसको चला के देखें तो ये आपका फुल फ्लैश एक कैलकुलेटर बन गया है। अब इसके अंदर हम लोग हर क्लास के अंदर असाइनमेंट देते हैं, तो असाइनमेंट्स जो है इससे मिलते जुलते ही होंगे जितना पढ़ा है। तो आप लोगों को जो है मार्कशीट बनानी है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ लगा 12 मल्टीप्लाई बाई 33 इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ तो +2, फिर उसके बाद -33, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आपके असाइनमेंट की। असाइनमेंट ये है कि मार्कशीट आपको बनानी है, आपने यूज़र से इनपुट लेना है कि इंटर ऑप्टेन मार्क्स और इंटर टोटल मार्क्स। फिर कैलकुलेट का एक बटन देना है और नीचे आपको डिस्प्ले करवाना है कि इसका ग्रेड क्या है और परसेंटेज क्या है। तो इसी स्कोप में जितना आपको पढ़ाया गया है उसमें आप इसको बना सकते हैं। हाँ, उसमें टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट लेगा वो। हाँ, आप जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर्सर लेके जाएंगे ना तो इनपुट बॉक्स आ जाता है। जैसे अगर मैं इस वक्त टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर लेके जाता हूँ ना तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स ये रहा, मैं टाइप कर सकता हूँ। कौन से डिफरेंट आ रहे हैं? हाँ, वो तो इसकी थीम के ऊपर डिपेंड करता है ना, थीम पर डिपेंड। नहीं, आपको टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही कर्सर लेके आएंगे ना, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बना ले तो कैलकुलेटर नीचे खुल जाता है, वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मोबाइल में है तो टेक्स्ट बॉक्स पे कर्सर लाएं, कैलकुलेटर खुल जाता है। इम्यूलेटर के अंदर है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट यहाँ से लेंगे, इन बटन को प्रेस करने से बराबर में आ रहे हैं ना ये। हाँ, आपने दोनों वैल्यू इनपुट लेनी है यानी ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, और उसके लिहाज से जब कैलकुलेट का बटन प्रेस करें तो परसेंटेज और ग्रेड डिस्प्ले कर दे लेवल में। बस ये करना, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्टेन और टोटल ले लें। अगर आप मज़ीद बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट भी ले लें, उसको टोटल करवा लें, फिर उसके लिहाज से कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कलर तो इसके अंदर CSS को मैनिपुलेट कर लो ना, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ जाएगा तो बैकग्राउंड कलर दे दो। CSS का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप बैकग्राउंड कलर दे दो उसको। ये तो ड्राइबल है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड के अंदर आप कोई जना को टाइप वगैरह डिफाइन कर दो तो वहाँ से आप उसको ले सकते हो, यानी कि कलर दे दो वहाँ पर एक ड्राइबल के अंदर बना के वहाँ से उसको दिया। आगे चले करवाऊँगा।